सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा भी, चट्टानों के बारे में। चट्टानों के बारे में हमने जिस प्रकार से अध्ययन किया है कि किस प्रकार से जो हमारा स्थल भाग होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो हमें किस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसका हमने अध्ययन किया। उसके बाद में चट्टानों के बारे में देखा तो चट्टानें जो होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी रॉक्स होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जिसे हम आग्नेय चट्टान कहेंगे और दूसरी है हमारे पास में सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं, जो अवसाद से जमा होती है। ये देखा जाए तो ये आग्नेय चट्टानों का ही रूप परिवर्तित हुआ है, उनका अपर्दन हुआ है और अपर्दन होने के बाद में परत दर परत निक्षेपण हुआ है। और जब इन दोनों का ही रूप चेंज हो जाता है, यानी अवसादी चट्टान भी अपने आप में लंबे समय तक पड़े पड़े अपना जब रूप परिवर्तित कर लेती है तो वह रूपांतरित चट्टान कहलाती है। उसके अंदर जो हमारे पास में आएगा, यानी पदार्थ वही होंगे, उसका स्वभाव वैसा ही होगा, परंतु दिखने में वो चेंज हो जाएगी, यानी उसके अंदर पदार्थ वही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ज़रा, अभी हमने जो है आग्नेय के बारे में चर्चा की थी। तो आग्नेय चट्टानों की बेसिकली थोड़ी सी बात अगर अपन देखें तो आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। क्या होता है इसके अंदर? ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसका मतलब ये परतदार नहीं होती। इसकी विशेषता आपने लिखनी है, तो कैसे लिखोगे विशेषता? तो आप लिखोगे आग्नेय चट्टानें। आग्नेय यानी कि अग्नि, अग्नि से बना हुआ शब्द है आग्नेय है, और अग्नि का अर्थ हो गया कि ज्वालामुखी या लावा। तो यह लावा से निकली हुई पदार्थ से जो चट्टानें बनती हैं उसे हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। यह कौन से बल से बनती हैं? भी अंतर्जात बल से पैदा होती हैं। किस बल से? अंतर्जनित बल से पैदा होती हैं यह चट्टानें। फिर उसके बाद में कि इन चट्टानों में रवे नहीं होते, रवे होते हैं, परतें इसमें नहीं होती। फिर ये बहुत ही अधिक गर्म लावा से बनी होती हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का जीवावशेष नहीं होगा, जीवों के अवशेष नहीं होंगे या जैविक पदार्थ इसमें नहीं होंगे। इसमें जो भी पदार्थ होंगे वो अजैविक होंगे, जिसमें हम धातु और अधात्विक खनिजों के बारे में कहते हैं, यानी इसमें ईंधन खनिज नहीं होगा। और फिर इस प्रकार से कि जो हमारी भूपरपट्टी है, जो हमारी भूपरपट्टी है उसको बनाने में इसका कितना योगदान है, तो देखिए ज़रा, अगर हम भूपरपट्टी की बात करें, जो हमारी भूपरपट्टी है, तो इसके बनाने में इसका 90% योगदान है। 95% इसका योगदान है। किसका भी? आग्नेय चट्टानों का। जबकि विस्तार की यदि हम बात करें तो 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। ये क्या है भी? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। कितने भाग पर? धरातल के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें हैं। जबकि धरातल का जो निर्माण हुआ है, जो इस भूपरपट्टी का निर्माण हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है? आग्नेय चट्टानों के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? आग्नेय चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टानें ये सेकेंडरी रॉक्स कहलाएंगी। सेकेंडरी हैं, ये प्राथमिक है, प्राइमरी है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें रवे होते हैं, जबकि इसमें क्या होती हैं? परतें होती है। इसमें जीवावशेष नहीं होते, जबकि इसमें पाए जाते हैं। यानी इसमें ईंधन खनिज, क्या भी? ईंधन खनिज नहीं होगा, और इसमें ईंधन खनिज होता है, तो इसमें ईंधन खनिज होता है। बाकी धात्विक और अधात्विक इसमें भी होंगे, और धात्विक और अधात्विक इसमें भी होगा। खनिज 3 प्रकार के होते हैं: ईंधन, धात्विक, अधात्विक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कौन से का मतलब जो नहीं पाया जाता, तो इसमें ईंधन नहीं पाया जाता, इसमें ईंधन पाया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसकी काफ़ी सारी लाइनें जो है वो बना सकते हैं। तो क्योंकि हमें थ्योरिकल देना होगा, तो इसलिए आपको इसकी पूरी लाइनें अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो होती हैं ये बहिर्जात बल से निर्मित होती हैं। बहिर्जात बल से निर्मित होती हैं, और ये किससे निर्मित होती है? अंतर्जात बल से निर्मित होती है। अंतर्जात बल से निर्मित होती है। बहिर्जात बल में क्या आता है? बहिर्जात बल में आता है अपर्दन,
अपर्दन और निक्षेपण के कारक, निक्षेपण के कारक। अब जैसे हवा के द्वारा, अब हवा के द्वारा मिट्टी को काट करके लाया जा रहा है और नई जगह पर ला करके उसे जमा किया जा रहा है। एक बार जमा कर दिया, फिर 2 दिन बाद हवा चली, फिर जमा कर दिया। इस प्रकार से लंबे समय बाद वहाँ पर जो बनेगा उसमें हम देख पाएंगे कि लोएस, एक पठार आएगा। कौन सा? लोएस का पठार जो है ना, लोएस का पठार चीन के अंदर है और यह किससे निर्मित है? वायु के निक्षेपण से, वायु द्वारा निक्षेपण क्रिया से निर्मित है। आगे चलकर हम इसे और अच्छी तरीके से देख लेंगे। फिलहाल अपन मोटे तौर पर समझ रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को तैयार करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। आग्नेय चट्टानें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो किस प्रकार की, यहाँ पे हमने देखा मैग्मा जो होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमने देखा कि आग्नेय चट्टानें अवसादी के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कौन सी आ जाएगी? इनका वर्गीकरण आ जाएगा किसके आधार पर भी? जो सिलिका है, सिलिका के आधार पर। तो सिलिका के आधार पर हमने देखा था कि एक हमारे पास में अल्ट्रा बेसिक होगा, एक मध्यम बेसिक होगा, एक बेसिक और एक अम्लीय होगा। अल्ट्रा बेसिक यानी बहुत ही बारीक, क्योंकि सिलिका की मात्रा बहुत ही कम होती है। मध्यम बेसिक, सिलिका की मात्रा थोड़ी सी बढ़ेगी तो इसका मतलब उसमें कण बनने दिखेंगे। और उसके बाद में बेसिक छोटे कण होंगे और अम्लीय में बड़े कण होंगे। जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ती जाएगी बेसिक से अम्लीय की ओर बढ़ते जाएंगे। मैग्मा कैसा होता जाएगा? बेसिक से अम्लीय की ओर। ठीक है, इस प्रकार से हमने कणों के आधार पर देखा। और फिर हमने देखा कि आंतरिक, तो आंतरिक के अंदर आपने देख पाए हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे अवतल की, लेपोलिथ की। तो ध्यान रखना लेपोलिथ थोड़ा सा इस प्रकार का उल्टा बनेगा भी, ये दोनों एक दूसरे के लेपोलिथ। ये इस प्रकार की चट्टान होती है लेपोलिथ, और लेकोलिथ जो होती है वो इस प्रकार की होती है उत्तल डाल। ठीक है, उत्तल डाल कौन सा होता है? जो बाहर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल डाल कहते हैं, और जो अंदर की ओर होता है उसे हम अवतल डाल बोलते हैं, अवतल डाल। तो ये थोड़ा सा अपने मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो ये इस प्रकार से हमने देख लिया था कि लेकोलिथ उत्तल डाल है, ये उत्तल डाल बन गया ऊपर की ओर उभरा हुआ, और लेपोलिथ जो है वो कैसा है? अवतल डाल है नीचे की ओर। चलिए, तो बाहरी आग्नेय चट्टानों में ग्रेवल है, ग्रेबो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट होगी। अब थी हमारे पास में अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानों का हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार है, परंतु निर्माण में इसका कितना योगदान है? सिर्फ 5%। निर्माण में इसका 5% है, और आग्नेय चट्टानों का निर्माण में कितना है? 95% है। फिर इसका विस्तार, जबकि क्रस्ट के ऊपर विस्तार इसका 75 है, तो बाकी चट्टानें कौन सी होंगी? आग्नेय और अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होंगी हमारे पास में। क्लियर है? ये बात होगी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके जो कण होते हैं ना, जो इसमें कण होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया उसे हम क्या क्या नाम देंगे। जैसे 256 mm कण होगा जो, उसे हम शेलखंड कहते हैं। 64 mm को बोल्डर कहेंगे। 32 mm को क्या कहेंगे? पेबुल। और 4 mm को क्या कहेंगे? पेबुल कहेंगे। इस प्रकार से ये और ही बारीक होता जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसके आधार पर ये हमारे पास में कणों का है, ज़्यादा दिख नहीं रहा अच्छे थे तो अपने इस पे चलते सीधा। चलिए देखिए, अब इनका निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण प्रक्रम कैसा है? इनका निर्माण जो है वो कैसे होता है? प्रक्रम के आधार पर हम देखें तो एक तो वायु के द्वारा निर्माण होता है। तो वायु क्या बनाती है? जैसे लोएस का पठार बनाती है। हिमोड यानी हिम के द्वारा, हम आगे पढ़ेंगे कि हिमानी द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ, नदी द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ, वायु द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ, हमारा बहिर्जात का आगे एक टॉपिक आएगा। ठीक है, वहाँ हम पढ़ेंगे। फिर जलोढ़ यानी कि जल के द्वारा, तो जल के द्वारा क्या बनाया जाता है? मैदान बनाया जाता है। भूमिगत जल के द्वारा कार्स्ट बनाए जाते हैं, और समुद्री लहरों द्वारा क्या बनाए जाते हैं? बीच बनाए जाते हैं, बीच, है ना। और उस बीच में जैसे देखते हैं अपन मोरेन किसे कहेंगे? मोरेन कहेंगे समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित पदार्थ। जो समुद्री लहरों द्वारा ये जो पदार्थ निक्षेपित किया जाता है इसे हम मोरेन कहते हैं। और इस मोरेन में यदि रेत के अवस्थिति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बालू तट। प्रत्येक बीच जो होता है ना वो, मतलब प्रत्येक तट को हम बीच नहीं कहते, ध्यान रखना। प्रत्येक तट होता है ना उसे बीच नहीं कहा जाता, क्योंकि
अगर तट पर निक्षेपित पदार्थ पथरीला है यानी बड़े बड़े पत्थर हैं तो उसे हम बीच नहीं कहेंगे, या बड़ी बड़ी घास फूस है, जंगल है, उसे बीच नहीं कहा जाएगा। बीच किसे कहा जाता है? जिसके अंदर बालू तट बन जाते हैं, जिसमें बालू की अधिकता होने की वजह से, अब देखो ये पूरा दूर तक कैसा दिखेगा, हमें साफ दिखेगा, शांत वातावरण दिखेगा, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। तो बीच के ऊपर जब भी देखोगे ना, फिल्मों में बीच वगैरह देखे होंगे आपने, तो वहाँ रेत होती है, वहाँ सबसे अधिक क्या होती है? रेत होती है। लेकिन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे समुद्र की लहरें अलग अलग पदार्थों को निक्षेपित करती है। तो ध्यान रखना कि बीच का अर्थ ये नहीं है कि समुद्र तट को हम बीच नहीं कह सकते। जो बीच होता है उसे हम समुद्र तट कह सकते हैं। जो बीच बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? समुद्र के तट पर बनेगा। लेकिन क्या प्रत्येक तट समुद्र का बीच है? नहीं, प्रत्येक तट बीच नहीं होता है। ओके, चलिए तो आगे। अब इसके बाद देखते हैं यांत्रिक अवसादी चट्टानें, यानी कि हम यंत्र के द्वारा अगर बनाएं, यंत्र के द्वारा निर्माण किया जाता है। यांत्रिक या इसे कहेंगे भौतिक। यांत्रिक को क्या कहेंगे? भौतिक यानी कि प्राकृतिक तरीके से बनने वाली जो होती हैं, जैसे ग्रेवेल होती है। अब ग्रेवेल में क्या हो जाता है? अभी क्ले, चिक्का और पेबुल, इनमें से कोई भी पदार्थ का अगर जमाव हो जाए तो वह चट्टान जो बनेगी वो ग्रेवेल बनेगी। चट्टान कौन सी बनेगी? ग्रेवेल। और उसके कण कैसे होंगे? कण बारीक होंगे, क्योंकि इसमें क्ले और चिक्का भी ऐड हो रखा है। क्या ऐड हो रखा है? बीच में क्ले और चिक्का ऐड हो रखा है, इसलिए ये पूरी ठोस मजबूत होगी। कांग्लोमेरेट, इसके आपको उदाहरण ही याद रखने हैं बस, कि यांत्रिक अवसादी चट्टानों के उदाहरण क्या होते हैं? ग्रेवेल है, कांग्लोमेरेट है। कांग्लोमेरेट में आप क्या देखोगे? यदि ग्रेवेल में गोलाश्म कण हो, अगर ग्रेवेल में गोलाश्म कण यानी कि पेबुल हो, तो पेबुल की अवस्थिति अगर अधिक हो तो फिर क्या बन जाएगा? और इसी के साथ साथ क्वार्ट्ज खनिज भी हो तो उसे हम कांग्लोमेरेट कहेंगे। कांग्लोमेरेट ध्यान रखना, कांग्लो कैसे क्वार्ट्जाइट और गैसे ग्रेवेल, यानी हम क्या कहेंगे? कांग्लो। किसमें? ग्रेवेल में क्वार्ट्जाइट की मात्रा से क्या बन गया? कांग्लोमेरेट बन गया। ब्रोसिया जो होते हैं ये त्रिकोणीय कण होते हैं। ग्रेवेल में क्या होते हैं? त्रिकोणीय कणों को ब्रोसिया कहते हैं। और सिल्ट किसे कहेंगे? जब ग्रेवेल के साथ में चिक्का और गाद और ज़्यादा मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ चिक्का और गाद पहले से भी थी, अगर इसमें हमारे और चिक्का और गाद के हो जाती है तो इस बार ये पूरी की पूरी जो चट्टान है वो बहुत ही बारीक पदार्थों से बनी हुई है। और बारीक पदार्थों से बनी होने के कारण क्या होगी? ये सिल्ट कहलाएगी। सिल्ट जैसे स्लेट होती है, आपने देखा होगा एक पत्थर की स्लेट होती थी पहले पत्थर की स्लेट भी होती थी, एक कागज़ गत्ते की स्लेट होती थी। जो पत्थर की स्लेट होती थी ना, वो बहुत मतलब कि शानदार, लिखने में बहुत ही अच्छी होती थी भी। आपके टाइम पे शायद नहीं थी, पहले उस टाइम से पहले पत्थर की स्लेट होती थी पतली सी, और अगर थोड़ी सी भी कहीं टकरा गई तो समझो खत्म होगी। तो उस पर लिखना बहुत शानदार होता था। तो वो क्यों लिखा जाता था? क्योंकि उसमें कण बहुत ही बारीक होते थे। तो सिल्ट, ये ध्यान रखना आपने, कण क्या होते हैं इसमें? बहुत बारीक होते हैं। शेल शब्द से क्या हो गया कि बहुत बड़ी होगी। शेल यानी शेल मतलब कि चट्टान हो गया, शेल का अर्थ चट्टान है। तो सिल्ट का वृहत जमाव, अगर सिल्ट का जमाव जो है वो वृहत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो जाएगा, जिसमें केओलिन खनिज की अधिकता होगी। केओलिन खनिज का रासायनिक अपक्षय अपर्दन नहीं होता। ये जो यांत्रिक बन रहे हैं ना, इनका रासायनिक अपक्षय नहीं हो सकता। इन्हें अगर तोड़ना है ना तो इनको हथौड़े से तोड़ना पड़ेगा, यंत्र से तोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब इनको यंत्र से तोड़ा जा सकता है। और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको, जैसे कई बार चट्टानों पे काई जम जाती है या चट्टानों को कई बार जंग लग जाती है। हम अपक्षय का टॉपिक देखेंगे। अपक्षय जो होता है ये अपर्दन का एक साथी है। अपक्षय का काम होता है चट्टानों को अपनी जगह पर तोड़ना। अपक्षय का काम क्या होता है? चट्टानों को अपनी जगह पर ही तोड़ना। और अपर्दन कैसे करता है? चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह पर घिसाता रहता है और फिर वो धीरे धीरे उसके टुकड़े कर देता है। जैसे नदी का पानी है, अगर नदी में कहीं आपने पत्थर डाल दिया तो वो पत्थर चलता रहेगा, नदी के तले में टकराता रहेगा इधर उधर, और एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही बारीक कणों में बदल जाएगा। तो अपर्दन जो होता है ये किसी की सहायता से होता है, परंतु अपक्षय किसी की सहायता नहीं, अपने आप ही होता है। ये अपना कमरा है, अगर ये यहीं पर ही 10 साल तक ऐसे ही खाली रहे तो धीरे धीरे इसकी सारी दीवारों से जो ये चूना है गिरता रहेगा, फिर धीरे धीरे ये दीवारें
जो प्लास्टर है ये गिरना शुरू हो जाएगा, और जिसका एग्जाम्पल आप जिस प्रकार से देख रहे हैं। तो ये एक अपक्षय का कारण है, ये जो कारण है ना ये अपक्षय का कारण है। अपर्दन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना तो ये हवा से हो रहा है ना पानी से उतर रहा है, इस तरीके से नहीं है। नदी के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, वो अपर्दन होता है। अब देखिए, इसलिए जल के लिए शेल अपारगम्य है, क्योंकि जिस चट्टान के अंदर जल चला गया ना तो समझो उसके अंदर उसको जल्दी तोड़ देगा, वो उसे क्या कर देगा, जल्दी तोड़ देगा। और जल का जाना यानी कि उसमें रासायनिक अपक्षय होगा, जैविक अपक्षय होगा, उसमें भौतिक अपक्षय नहीं होगा। परंतु यहाँ पे कौन कहता है, यहाँ पे कहता है कि रासायनिक अपक्षय का इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जल नहीं जा सकता। जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। हाइड्रोकार्बन खनिज सुरक्षित रहता है, इसमें हाइड्रोकार्बन जो खनिज है ना वो सुरक्षित रहता है। अगर जैसे ही हाइड्रोकार्बन को जल ने टच कर लिया तो ये अपने आप ही वो फूलने लगेगा अंदर और टूट जाएगा। जैसे आप कई बार देखते हो कि भी हमने घरों के अंदर छतों में सरिया डाला होता है, लोहे का सरिया डाला है ना, तो धीरे धीरे उसमें क्या है, सेम आने की वजह से, पानी अंदर रिसने की वजह से उस सरिये को जंग लग जाती है, और जंग लगने की वजह से आपने देखा होगा दरारें आ जाती हैं, छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं। तो वो ये क्या होता है, ये उसमें रासायनिक अपक्षय हुआ है, उसमें क्या हुआ है, रासायनिक अपक्षय हुआ है। और अगर आपने घर बनाया था उसमें किसी प्रकार से कोई दरार नहीं है और आप तोड़ना चाहते हैं, उसके तोड़ दिया आपने, तो वो भौतिक अपक्षय कहलाएगा, आपने तोड़ा है उसको यंत्र द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से बलुआ पत्थर, इसमें क्या होता है, ये रेत यानी बालू, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, अभी संयुक्त होती है। सिलिका की मात्रा का गाद के साथ में संयुक्त होने पर क्या बन जाता है, बलुआ पत्थर बन जाता है। और बलुआ पत्थर जो होता है ये किस काम आता है, सीमेंट बनाने का काम आता है। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक काम में आता है सीमेंट उद्योग। उसके बाद आप देखेंगे नमक। नमक जो होता है ये खारे पानी के वाष्पीकरण से निर्मित अवसाद का चट्टानी रूप है। खारे पानी को यदि हम वाष्पीकरण में धूप में पड़ा रहेगा तो वहाँ से जल वाष्प हो जाएगा और जो पीछे परत रह जाएगी वो नमक की होगी। आपने देखा होगा जैसे आप पंचभद्रा की साइड में अगर जाओ तो वहाँ आपको दूर दूर तक पूरी सफ़ेद कलर की परत दिखेगी। वो कैसे है, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, क्यारियों के अंदर पानी छोड़ देते हैं और वो पानी उड़ जाता है। उड़ने के बाद में वहाँ पर अब केवल और केवल नमक रह जाता है। तो इस तरीके से नमक तैयार किया जाता है। ओके, ये तो होगी हमारे पास में यांत्रिक। इसके बाद में देखिए जैविक प्रक्रिया से अगर कोई चट्टान बनती है तो, अब जैविक प्रक्रिया से सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है कोयला। आपको याद रखना बहुत ही आसान है। इसमें जैविक यानी इसमें लकड़ी है। जब लकड़ी नीचे दब जाती है और लंबे समय तक उस पर दबाव और तापमान बना रहता है नीचे, तो धीरे धीरे उस लकड़ी के अंदर जो कार्बन था उसमें क्या था, हाइड्रोकार्बन। देखो लकड़ी, पेड़ के पास में क्या होता है, पेड़ के पास में हाइड्रोकार्बन होता है, H और C होता है। ये H और C कैसे आता है, ये आपको मैंने पहले बताया था। जब ये CO2 को ग्रहण करता है तो छोड़ किसे देता है, O2 को। और जब ये जल की मात्रा को ग्रहण करता है तो जल में क्या होता है, H2O। तो इसमें से O2 को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे बचा क्या, H और C, H और C, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की फॉर्म रह जाती है। अब ये लकड़ी, ये पदार्थ नीचे दब गया बहुत लंबे समय के लिए, तो धीरे धीरे जो इसका हाइड्रो और कार्बन है ये दोनों अलग होने लग जाएंगे। हाइड्रो जो है वो एक तरह से जल का ही पदार्थ है, जल का ही एक हिस्सा है, तो वो वाष्प होकर के अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। और वो कार्बन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोयले में। तो सबसे पहले ये पीट कोयला बनेगा और लंबे समय तक दबा रहा तो उसमें से और हाइड्रो बाहर निकलता जाएगा। जिससे जैसे निकलता जाएगा कार्बन शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे पीट के बाद में कौन सा बनेगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद में बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद में एंथ्रेसाइट, और उसके बाद में जाकर के बनेगा हीरा। उसी कार्बन से क्या बन जाएगा, हीरा। तो यानी कि हीरा किससे बनता है, लकड़ी से। हीरा किससे बनता है, लकड़ी से। नीचे जाकर के पेड़ को दबा देना और बन जाएगा 10,000 सालों के बाद में, ठीक है, तब निकाल लेना उसको। तो इस प्रकार से ये जो चट्टान बनी तो ये कैसे बनी, जैविक प्रक्रिया से बनी। ऐसे ही चूना पत्थर है, जो चूना पत्थर भी जैविक, जैविक यानी किसी जीव के द्वारा। कोई जीव चूना पत्थर बना सकता है क्या, बनाता है। कौन सा जीव, परवाल। परवाल एक प्रकार का जीव है जो कि चूने का नियमित रूप से विसर्जन करता रहता है। ये जो जीव है ना, ये वाला जीव, इसमें बहुत सी छोटे छोटे जीव हैं और ये आप अपने से चूने का विसर्जन करते रहते हैं।
और जब इनकी मौत हो जाती है तो ये चूना इतना कठोर हो जाता है कि ये एक द्वीप का रूप भी ले सकता है। ये एक द्वीप का रूप भी, जैसे हमने देखा था ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो प्रवाल जीवों का है। जैसे अपने भारत में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है ना ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल यानी ये चूने का बना हुआ है। ये किसका है? चूने का। जैसे आपने राम सेतु के नाम सुना है, अब आपने सुना है कि राम सेतु जो है वो राम का नाम लिखा इसलिए पत्थर तैर रहे हैं, परंतु यहाँ पर वैज्ञानिकों की बात समझे तो वो कहते हैं कि यहाँ प्रवाल जीव है और ये प्रवालों जीवों के कारण ये जो पत्थर है ना ये तैरते हैं। प्रवाल जो द्वारा जो चूना बनाया जाता है वो क्या करता है? तैरता है पानी के ऊपर, तो उससे बने हुए जीव ये द्वीप है, ऐसा बताया जाता है विज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जैविक प्रक्रिया से कौन से अवसादी चट्टानें बन सकती हैं? एक तो चूना पत्थर और एक कोयला। ठीक है, उसके बाद में रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक यानी आप रसायनों को मिक्स करो और फिर बनाओ, तो रसायन को मिक्स बनाना यानी ये प्रयोगशाला हो गई। जब मान लो या फिर वातावरण के अंदर ही कई बार क्या होता है, जल तथा CO2 वातावरण में होती है। अब जल और CO2 का अम्ल, कार्बन अम्ल के साथ में कार्बनिक अम्ल द्वारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब जब जल है, वातावरण में जल है और CO2 है, इनके द्वारा और इसके साथ में जब कार्बनिक अम्ल होता है तो कार्बनिक अम्ल क्या कर देता है? CO2 को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्या बन जाती है? एक चट्टान बन जाती है जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। तो चूना पत्थर को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो प्रवाल जीव बनाए और या फिर हम रासायनिक तौर से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही खड़िया या डोलोमाइट यानी जिसमें जल, CO2 और मैग्नीशियम क्लोराइड इन सब को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगी? भी डोलोमाइट बन जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से ये दो चट्टानें आपको रसायन के हिसाब से बना सकते हो आप, दो चट्टानें आप जैविक क्रिया से बना सकते हो। जैविक क्रिया अपने आप बनाएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? हम मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके एक अनुपात में बना सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में कौन सी? निर्माण के आधार पर। अब देखिए कणों के आधार पर अगर हम बात करें, कण इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, जिसको तीन भागों में बांटा गया है, रोडेशियस, ओरेशियस और एरेजिलेशियस। एरेजिलेशियस, ठीक है, एरेजिलेशियस और ओरेशियस और रोडेशियस। रोडेशियस यानी कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, जैसे कांग्लोमेरेट और ग्रेवल हो गया। कांग्लोमेरेट और ग्रेवल इसमें क्या हो गए? बड़े पत्थर हो गए। जबकि सिल्ट में क्या होते हैं? सिल्ट आगे आ जाएगा, सिल्ट में छोटे पत्थर होते हैं। ओरेशियस में क्या था? मध्य कण जैसे शेलखंड हो गए। और एरेजिलेशियस में क्या हो गया? महीन कण यानी कि चिक्का और क्ले। चिक्का क्ले बहुत ही बारीक कण होते हैं। तो ये कणों के आधार पर हो गए हमारे पास में। तो ये चूना पत्थर है, इस प्रकार का चूना पत्थर होता है। यहाँ देखेंगे कोयला, तो ये हमारे पास में कोयला है, ये डोलोमाइट है। ठीक है, लगभग उसके जैसा ही होता है डोलोमाइट। ये कैसे तैयार होता है? ये रासायनिक क्रिया से बना सकते हैं। तो जिसको रासायनिक क्रिया से बना सकते हैं वो रासायनिक क्रिया से उसका अपक्षय भी हो सकता है। इसका मतलब इस पर रासायनिक अपक्षय होगा। इस पर क्या होगा? भी रासायनिक अपक्षय। देखो, रसायन द्वारा बनाया, इस पर अगर हमने तेजाब डाल दिया या कोई और पदार्थ डाल दिया ऐसा, तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर रासायनिक अपक्षय हो सकता है। इस पर भी रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय हो सकता है, भौतिक अपक्षय। और लेकिन उसमें जो हमने पहले देखा था उसमें रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। ये अपक्षय का टॉपिक बनता है अपना एक अलग से। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अब हम लास्ट में आते हैं रूपांतरण कायांतरित चट्टानों पर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? केवल पदार्थ का रूप परिवर्तित होता है। अभी ना तो इसमें कोई नवीन निर्माण होता है और ना ही इसका कोई क्षय होता है। ना तो चट्टान टूटेगी, ना चट्टान के साथ में कोई पदार्थ जुड़ेगा। होगा क्या? उसी चट्टान का रूप परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? जैसे देखते हैं कि अवसादी चट्टानों का दाब और ताप से कैसे कन्वर्ट होती है। जो चूना पत्थर होता है, अगर इसके ऊपर दबाव और तापमान डाले रखें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मार्बल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्बल किसका रूप है? चूना पत्थर का रूप है। एंथ्रेसाइट पर दबाव और तापमान दोनों करें तो ये डायरेक्ट किस में जाएगा? हीरा में कन्वर्ट होगा। परंतु अगर हम केवल दबाव डालें तो केवल दबाव से पहले पीट कोयला लिग्नाइट में बदलेगा,
फिर लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस में जाएगा, बिटुमिनस एंथ्रेसाइड में, एंथ्रेसाइड ग्रेफाइट। जो आपके पेंसिल की लिड होती है, पेंसिल की जो लिड होती है ना, वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट को यदि हम दबाव में रखेंगे, प्रेशर में रखेंगे तो फुलरिन बनेगा, और फुलरिन के बाद में जाकर क्या बनेगा? हीरा बनेगा। तो ये केवल दबाव के कारण हुआ। और अगर हम दबाव और ताप दोनों पर लगा दें इस पर, तो ये डायरेक्ट किस में बदल सकता है? हीरे में कन्वर्ट हो सकता है। और भारत में एंथ्रेसाइड केवल एक ही जगह पर जम्मू कश्मीर में निकलता है, और कहीं पर भी एंथ्रेसाइड नहीं है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस और लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है, और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला निकलता है, ठीक है, जो कि निम्न कोटि का होता है। ये बिटुमिनस उच्च कोटि का, और ये उससे भी उच्च कोटि का कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा बलुआ पत्थर किस में बदलता है? तो बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज चट्टान में चला जाएगा। सिल्ट किस में बदलेगी? स्लेट में। सिल्ट से क्या बनेगा? स्लेट। और स्लेट से क्या बनेगा? शिस्ट। और शिस्ट से क्या बनेगा? सर्पेंटाइन। तो ये पत्थर ही है सारे के सारे, ठीक है, वो पत्थरों में कन्वर्ट होते रहेंगे। आग्नेय चट्टानें सिर्फ दो ही होती हैं, कौन कौन सी? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट कन्वर्ट हो जाएगी नीस में, और बेसाल्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ग्रेबो में। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो अम्लीय मेग्मा से बनी है, अम्लीय मेग्मा से, और बेसाल्ट किससे बनी है? बेसिक मेग्मा से। बेसिक मेग्मा, जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो ये ग्रेनाइट जो है नीस में कन्वर्ट हो जाएगी, और बेसाल्ट जो है वो ग्रेबो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके दो ही आपको उदाहरण देखने हैं, लेकिन अवसादी चट्टानों के ज़्यादा उदाहरण रहेंगे। तो एंथ्रेसाइड से डायरेक्ट हीरा बनेगा, नमक से डायरेक्ट क्या बनेगा? काला नमक। दबाव और तापमान, अब इसको जलाओगे तो काला ही हो जाएगा ना नमक, ठीक है। उसके बाद में काला नमक से क्या बन जाएगा? चट्टानी नमक बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा क्या है? रूपांतरित चट्टानें हैं। तो आपको कोई भी 4-5 रूपांतरित चट्टानों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न सीधा सही रहेगा कि किसी 4 चट्टानों के, रूपांतरित चट्टानों के नाम लिखिए। तो आपने क्या कैसे लिखने हैं? जैसे ग्रेनाइट का निस ग्रेबो है, ग्रेफाइट लिख सकते हो, फुलरिन, हीरा। अगर सारे यही लिखने बैठ गए तो फिर तो वो बात नहीं बनेगी ना, फिर तो एक ही चीज़ होगी, क्योंकि लिग्नाइट से फिर बिटुमिनस बन जाता है। इसलिए कुछ लेना आपको, जैसे एंथ्रेसाइड ले लोगे आप उदाहरण, आप ग्रेफाइट का उदाहरण ले लोगे, फुलरिन है, हीरा है, क्वार्ट्ज है, स्लेट, शिस्ट, सर्पेंटाइल, और इसी तरीके से निस और ग्रेबो। साथ में ये भी हो सकता है काला नमक और चट्टान नमक। तो ये हमारे पास में रूपांतरित चट्टानें थी। रूपांतरित चट्टानों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखनी है कि इसमें केवल रूप परिवर्तित होता है, ना तो इसमें नया निर्माण जुड़ेगा और ना ही इसमें से कुछ टूटेगा। अब इसका देख लिए रॉक साइकिल भी, चट्टानों का जो साइकिल है, चक्कर है, वो देख लीजिए किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास में नीचे है मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है, जो कि रूपांतरित चट्टानें हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? ये आ गया मेग्मा। क्या आ गया ये हमारे पास में? मेग्मा। अब मेग्मा, ये चट्टानें जब जल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। देखो, रूपांतरित चट्टानों का आग्नेय चट्टानों में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रूपांतरित चट्टानों को आग्नेय बनाना है तो उन्हें गलाना पड़ेगा। मेल्ट किया, मेल्ट करके इसने क्या कर दिया? इस चट्टान को बाहर डाल दिया। तो अब ये बताओ कौन सी चट्टान है? ये कौन सी चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान हुई? आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान से यदि हमें अवसादी बनाना है तो कैसे होगी? आग्नेय चट्टान अवसाद में कैसे कन्वर्ट होती है? अपक्षय और अपर्दन से। अपक्षय और अपर्दन से होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं सरफेस रॉक ब्रेक डाउन ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग यानी कि अपक्षय, इरोजन यानी कि अपर्दन, ठीक है। यानी सरफेस की जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाएंगी और डाउन नीचे आ जाएंगी अपर्दन और अपक्षय के द्वारा। उसके बाद में क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगी? सेडिमेंट्स में। सेडिमेंट यानी कि अवसाद, और सेडिमेंट से बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। अवसादी चट्टानें बनने के लिए क्या करना होगा? उस पर दबाव चाहिए। क्या चाहिए? दबाव। और लंबे समय तक अगर दबाव पड़ा रहा, हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर से क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित। क्या हो जाएगी? रूपांतरित। अब यहीं पर आपने देखना है कि यदि आग्नेय चट्टान को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा?
आग्नेय चट्टान को हम अवसाद में ना ले जा करके डायरेक्ट रूपांतरित में लेकर जाना तो कैसे जाएगी? तो वहाँ पर भी हमें दाब और ताप की आवश्यकता होगी। क्लियर है? और अगर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स को डायरेक्ट आग्नेय बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सेडिमेंट्री रॉक्स अगर नीचे चली जाएगी और रूपांतर ना हो करके वो मेग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी तो अपने आप ही किस में आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये लास्ट में देख लीजिए, ये सर्कल अपनी कॉपी में बना लेना और इसको आपने डायग्राम वहाँ पे बना करके आना ही आना है। ठीक है ना? जब आपको कह दे कि चट्टानों का चक्कर रॉक्स साइकिल के बारे में कहे तो इस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले ये हमारे पास में कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय से अवसादी बन रही है, अवसादी, अवसादी। तो आप यहाँ एरो लगा करके, इस तरीके से एरो लगाकर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय या फिर अपर्दन से अवसाद बनेगा। अवसादी चट्टान से यदि आपको रूपांतरित बनानी है, रूपांतरित चट्टान बनानी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट एंड प्रेशर, यानी कि दबाव और तापमान। दबाव और तापमान से वह चट्टान किस में आ जाएगी? रूपांतरित से। रूपांतरित से अगर आपको मेग्मा में कन्वर्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ और अधिक यानी मेल्ट करना है, इसको कहेंगे आप पिघलन। मेल्टिंग क्या होगा? पिघलन। पिघल जाएगी चट्टान तो मेग्मा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेग्मा। और इस मेग्मा से वापस कौन सी बन जाएगी? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनेगी? ज्वालामुखी से बनेगी, ज्वालामुखी से। अब आप देखो, क्या आग्नेय चट्टान डायरेक्ट दोबारा से मेल्ट हो सकती है? हो सकती है। अगर वो आग्नेय चट्टान नीचे ही रह जाए तो वो दोबारा से फिर मेग्मा बन सकती है। अगर आग्नेय चट्टान को अवसादी ना बनाए, डायरेक्ट हम रूपांतरित कर दें तो यहाँ पर भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? दबाव और तापमान की आवश्यकता होगी। फिर आग्नेय से हमने देख लिया, अवसाद में भी गए, रूपांतरण में भी गए और मेग्मा में भी आ गए। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री से यदि हम रूपांतरित में आएंगे तो हीट और दबाव और तापमान चाहिए। और अवसादी से यदि आपको डायरेक्ट किस में जाना है? आग्नेय में जाना है, आग्नेय में। तो आग्नेय में जाने से पहले आपको किस में जाना पड़ेगा? मेग्मा में जाना पड़ेगा। आग्नेय में जाने से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? मेग्मा में। और मेग्मा में कैसे जा सकते हो? जब ये चट्टान धरातल के नीचे दब जाती हैं तो फिर वो अधिक तापमान की वजह से मेग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद फिर से वो आग्नेय बन सकती हैं। ठीक है, रूपांतरित होगी। अब मेग्मा से डायरेक्ट रूपांतर बन सकता है क्या? मेग्मा से डायरेक्ट रूपांतर बन सकता है? नहीं बन सकता। मेग्मा से तो आग्नेय ही बनेगी और आग्नेय से रूपांतरण बन सकता है। तो इस प्रकार का एक आपने सर्कल जो है वो ध्यान रखना है। रूपांतरण से यदि हम अवसादी बनाएं तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास में जो आपका टॉपिक था यहाँ